जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने बाल विकास के महत्व, आवश्यकता, बाल विकास की परिभाषा को पढ़ा और पार्ट 2 में हमने बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में पढ़ा। और पार्ट 3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जानते हैं। तो पार्ट 3 में हम बुद्धि की परिभाषा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ने वाले हैं, जो 1 या 2 प्रश्न जरूर इससे बनते हैं। हर प्रीवियस ईयर में बुद्धि से 1 या 2 प्रश्न जरूर बने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धि की विशेषता, बुद्धि लब्धि क्या है, इसकी शुरुआत और विकास के बारे में, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, बुद्धि परीक्षण के प्रकार, प्रमुख बुद्धि परीक्षण से परिचय कराएंगे, जैसे साइमन बीने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, भारत में हिंदुस्तान बीने परीक्षण, पी फार्म बोर्ड परीक्षण आदि परीक्षणों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है। अमूर्त विचार वो हैं, अमूर्त का मतलब है जो दिखाई न दे, जिसे केवल महसूस कर सकें, जिसे हम छू न सकें, जिसे केवल महसूस कर सकें, वो क्या है? अमूर्त है। कल्पना क्या है? अमूर्त है। तो अमूर्त विचारों के बारे में सोचना ही क्या है? बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। और स्टर्न के अनुसार नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। नई परिस्थिति का मतलब है कोई भी परिस्थिति में बदलाव हो और उस परिस्थिति में खुद को ढाल लेना ही क्या कहलाता है? खुद को ढालने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अब आगे जानते हैं बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी गाल्टन ने 1885 में किया था। और फ्रांसीसी गाल्टन कहाँ के थे? इंग्लैंड के। थे। बुद्धि क्या है? तो विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। और इसके बारे में कब चर्चा की गई? 1885 में। और बुद्धि कैसी है? तो बुद्धि अमूर्त है। अमूर्त है, इसे केवल महसूस कर सकते हैं, इसे ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। अब वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या है? क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीधे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसका है। तो वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कार्य का मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्क। तो वर्क से, और वुडवर्थ वर्क, वर्थ, तो वर्क से याद रखिएगा वर्थ। तो वर्थ का मतलब है जो कार्य की बात करे, वो कौन कहा था? वुडवर्थ। वकिंघम वकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही, सीखने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि की परिभाषा सोचने समझने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। अब आगे बढ़ते हैं। तो रास के अनुसार नई परिस्थितियों में चेतन और अनुकूलन ही क्या है? बुद्धि है। थांडाइक के अनुसार बुद्धि विभिन्न परिस्थितियों में उत्तरदायी संबंधों को स्थापित करने की शक्ति है। अब आगे बढ़ते हैं, बुद्धि की विशेषता के बारे में जानते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं, तो बुद्धि की विशेषता के बारे में जानते हैं। तो बुद्धि एक जटिल जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसकी कई विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो समस्या को हल करने की क्षमता किसमें होती है? बुद्धि में होती है। बुद्धिमान व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं को तर्क विश्लेषण के आधार पर हल करने में सक्षम होता है। सीखने की योग्यता, बुद्धि व्यक्ति में नए अनुभव से सीखने और अपने ज्ञान कौशल का विकसित करने में मदद करती है। बुद्धि क्या करती है? सीखने की योग्यता को विकसित करती है। परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन, तो परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन कौन प्रदान करता है? बुद्धि। तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता कौन प्रदान करता है? बुद्धि। नवीनता और रचनात्मकता कौन लाता है? बुद्धि लाती है। और व्यक्तिगत भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति में जो बुद्धि है
बुद्धि अलग अलग प्रकार की है, सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धि है और सब में व्यक्तिगत भिन्नता है। कोई अत्यधिक तेज है, कोई बिल्कुल मूर्ख है, कोई किसी चीज में तेज है, तो सबके लिए व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। समायोजन करने की क्षमता, मैंने पहले बताया, नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। तो समायोजन करने की क्षमता होती है। तो बुद्धि लब्धि, अब जानते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में, आईक्यू। तो बुद्धि लब्धि का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के मानसिक और वास्तविक आयु का अनुपात क्या कहलाता है? बुद्धि लब्धि कहलाता है। तो सबसे पहले बुद्धि का चर्चा कब हुआ था? 1885 में। उसके बाद सबसे पहले बुद्धि शब्द का, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग कहाँ पर आया था? 1905 में। 1905 में। और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र आया था 1912 में आया था। तो बुद्धि लब्धि क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो यह व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता एक मात्रात्मक माप है। सरल शब्दों में कहें तो बुद्धि लब्धि से यह पता चलता है कि व्यक्ति उसकी उम्र के अनुसार कितना समझदारी और मानसिक विकास कर पाया। जब 1905 के पहले शरीर के हिसाब से लोगों की योग्यता को जज किया जाता था, कितना बड़ा हो गया है तो इसके पास बुद्धि होगा। उसके बाद 1905 के बाद में क्या हुआ कि बुद्धि लब्धि को मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु के हिसाब से उसको जज करने लगे और लास्ट में बुद्धि लब्धि शब्द स्टर्नम मानसिक आयु और वास्तविक आयु गुणे 100 के हिसाब से बुद्धि लब्धि ज्ञात करने लगे। अब आगे जानते हैं। सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड बीने ने 1908 में किया था। स्टर्न ने 1912 में मानसिक आयु के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया। तो बुद्धि लब्धि शब्द का जो सूत्र सबसे पहले कौन लाया था? स्टर्न ने लाया था। स्टर्न ने कहा बुद्धि लब्धि बराबर आईक्यू, कहीं पर दिया है, आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। अब आगे 1912 या 1916 में टर्मन ने इस सूत्र में परिवर्तन लाया। तो टर्मन ने क्या किया? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। यह किसने बताया था? टर्मन ने बताया था। और स्टर्न ने बताया था मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। यह किसने चर्चा किया था? केवल टर्मन ने, स्टर्न ने। और टर्मन ने क्या बताया था? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि लब्धि को वर्गीकृत किया। जिसकी बुद्धि लब्धि 140 प्लस है वह प्रतिभाशाली या असाधारण व्यक्ति है। 120 से 140 के बीच में उच्च बुद्धिमत्ता वाला और 110 से 119 के बीच में सामान्य से अधिक और सामान्य के लिए 90 से लेकर 109 तक सामान्य, औसत सामान्य और सामान्य से नीचे 80 से 90 और 70 पर सीमांत स्तर है। लेकिन अगर जो 70 से कम है वह मानसिक मंदता में आता है या जड़ या मूर्ख कहा जाता है। तो थार्नडाइक ने बुद्धि को निम्न 3 प्रकार में बांटा है: मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि क्या है? जैसे किसी चीज को, यंत्र, मशीनों को जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है? मूर्त बुद्धि। अमूर्त क्या है? जो काल्पनिक है, जिसके बारे में, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं और एक समाज में जो चल रही है वो सामाजिक बुद्धि है। थार्नडाइक ने 3 प्रकार से बुद्धियों को बांटा है: मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। तो मूर्त बुद्धि जो गामक यांत्रिक बुद्धि को कहते हैं, यह संबंध यंत्र मशीनों से होता है। कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता। और अमूर्त बुद्धि में कौन होता है? कवि होता है, कलाकार होता है, वस्तुकार होता है और सामाजिक बुद्धि में नेता होते हैं। अब आगे जानते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, क्योंकि सीधे पूछ लिया जाता है कि यह सिद्धांत किसका है। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड बीने ने। कब किया था? 1911 में। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं या एक कारक सिद्धांत
बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन ने। कब किया था? 1904 में लंदन में किया था। इन्होंने बुद्धि में दो तत्व बताए थे, सामान्य तत्व जन्मजात, विशिष्ट तत्व अर्जित। मतलब बुद्धि जो होती है किसी में अगर बालक प्रतिभाशाली होता है तो उसमें जन्मजात है, और कुछ बुद्धि कुछ लोग समाज वातावरण को पाने के बाद में अर्जित करते हैं। बाद में स्पीयर ने एक और जोड़ा, समूह को, सामूहिक बुद्धि को जोड़ा, यह त्रितत्व सिद्धांत बन गया, त्रिबुद्धि। तो बहुकारक सिद्धांत के समर्थक भी कौन बने थे? थॉर्नडाइक। पहले थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था? 3 प्रकार की बुद्धि। फिर उसके बाद इन्होंने बहुकारक सिद्धांत माना कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उनमें तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र, गति की चर्चा की है। अन्य सिद्धांत त्रिपटीय सिद्धांत के प्रतिपादक स्टर्नबर्ग हैं। तरल ठोस सिद्धांत के प्रतिपादक कैटल हैं। विकासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं और पदानुक्रमित सिद्धांत के प्रतिपादक बर्नर हैं। इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बुद्धि परीक्षण के बारे में। तो बुद्धि परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो बुद्धि परीक्षण 2 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत बुद्धि और सामूहिक बुद्धि। और व्यक्तिगत बुद्धि को 2 भागों में बांटा गया, शाब्दिक, अशाब्दिक। और सामूहिक बुद्धि को शाब्दिक, अशाब्दिक 2 भागों में बांटा गया है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इनमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति से जो इंटरव्यू लिया जाता है, तो 1 by 1 पर्सन लिया जाता है। वो कैसी परीक्षण है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। तो परीक्षा करता एग्जामिनर परीक्षार्थी के बीच सीधा संवाद होता है। स्टैनफोर्ड बिने ने इस प्रशिक्षण का प्रतिपादन किया था। बेसलर बुद्धि परीक्षण यह व्यक्तिगत परीक्षण से संबंधित है। विशेषता क्या है? सूक्ष्म गहन शिक्षण होता है और इसमें अधिक समय लगता है और महंगा होता है। भाई एक एक पर्सन का आप परीक्षण लेंगे तो क्या होगा? अधिक समय लगेगा और अधिक महंगा भी होगा। समूह बुद्धि परीक्षण, इनमें से एक साथ कई व्यक्तियों के परीक्षण किए जाते हैं। जैसे जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे सीटेट का परीक्षा हुआ या हाई स्कूल का हुआ, तो एक ऐसा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। परीक्षक परीक्षार्थी का सीधा संपर्क कम होता है। इसमें 2 प्रकार के, आर्मी अल्फा टेस्ट साक्षर व्यक्तियों के लिए बनाया गया था और आर्मी बीटा टेस्ट अशिक्षित अल्प साक्षर व्यक्तियों के लिए बनाया गया था। यह चीजें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। विशेषता क्या है? समय और धन की बचत होती है। बहुत बड़ी संख्या में परीक्षण संभव हो पाता है और व्यक्तिगत विश्लेषण कठिन होता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है, 1 by 1 करके। तो बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिगत बुद्धि और सामूहिक बुद्धि में, तो व्यक्तिगत बुद्धि में कौन कौन से परीक्षण होते हैं? में साइमन बिने बुद्धि परीक्षण कब आया था? 1905 में। इसकी शुरुआत अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने मिलकर पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था। बच्चों की मानसिक उम्र का मापन किया था। विशेषता क्या थी? मौखिक प्रश्नों के माध्यम से एक एक बच्चे में बुद्धि जांची जाती थी। यह व्यक्तिगत बुद्धि अल्फ्रेड बिने परीक्षण या बिने परीक्षण भी कहा जाता है। अब आगे, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण 1916 में लाया गया। प्रोफेसर टर्मन और स्टैनफोर्ड ने विश्वविद्यालय में विकसित किया था। यह साइमन बिने परीक्षण का सुधार और विस्तारित रूप था। जो साइमन बिने परीक्षण 1905 में आया था, इसको विस्तृत और सुधार करके लाया गया था। इसमें पहली बार बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया गया था। अब PGII या भूल भुलैया परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण में रास्ते खोजकर बुद्धि की कार्य क्षमता का आकलन किया जाता है।
भूल भुलैया जो चित्र होते हैं उनमें भी, और जो रास्ते होते हैं कई प्रकार से किसी व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचाना होता है, इसका परीक्षण किसमें होता है? व्यक्तिगत परीक्षण में होता है। और सामूहिक परीक्षण में आर्मी अल्फा परीक्षण, यह अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाया गया था। पढ़े लिखे सैनिकों के लिए मौखिक प्रश्न पर आधारित परीक्षण था। सेना सामान्य परीक्षण, अशिक्षित और कम आर्मी बीटा टेस्ट जो था, यह अशिक्षित या कम साक्षर सैनिकों के लिए चित्र आधारित अमौखिक परीक्षण था। जो सामूहिक परीक्षण था 2 भागों में था, एक आर्मी अल्फा परीक्षण, एक सेना सामान्य परीक्षण या आर्मी बीटा परीक्षण था। भारत में डॉक्टर सोहनलाल बाल बुद्धि परीक्षण लाए थे। भारतीय बच्चों के लिए सरल और सामूहिक परीक्षण विकसित किया था। और रेवेन प्रगतिशील मैट्रिक परीक्षण, यह भी सामूहिक परीक्षण में आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।